टू चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस बट अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, जो हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको यह टॉपिक 100% आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके थ्रू जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपना लेक्चर, अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? व्हेन वी प्लेस टू चार्ज एट अ स्मॉल डिस्टेंस, जब हम दो चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस कर देते हैं। इस चार्जेस कैसे होने चाहिए? इक्वल बट अपोजिट। क्या होने चाहिए? इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। यानी कि अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो ये चार्ज माइनस क्यू होगा। ठीक है, जब आप इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनती है, जो हमारी ये स्ट्रक्चर आई है बन के, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? डायपोल। एक्चुअल में इसको डायपोल बोला जाता है, बट हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। वहीं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा तो ये मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट चार्ज ही क्यों रखा जाता है? देखो, चार्ज की क्वालिटी होती है क्या? वो एक अपोजिट चार्जेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है और सेम चार्ज को रिपेल करता है। तो क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है? अपोजिट है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे और इस तरह से सिलेंडर टाइप की हम एक शेप मानते हैं बन जाती है। ठीक है, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर बनती है। अब क्वेश्चन आता है, इसकी स्टडी की हमें जरूरत क्यों है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ही क्यों है? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी ऑफ मैनी मटीरियल्स। हमारी कुछ काफ़ी सारी मटीरियल्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर इस तरह से बिहेव करती हैं। कौन सी होती है वो मटेरियल्स? जैसे कि हमारा HCl होता है। क्या होता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मीन्स इनमें इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस होता है। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमने एक अपना कॉन्सेप्ट लिया डायपोल और उसकी स्टडी की। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज इम्पोर्टेंट टू द स्टडी ऑफ मैनी मटेरियल्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह से वो मटेरियल, ये मैटर किस तरह से बिहेव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसकी स्टडी के लिए हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टडी करना कंपल्सरी हो गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या आता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? व्हेन टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लेस एट अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या बना रहे हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ एनी डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसे उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज 2d। हम मानते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना 2d है, और चार्ज कितना है हमारे? एक मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? q। तो उस कंडीशन में p जो हो जाएगा वो हो जाएगा q मल्टीप्लाई 2d। और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 2qd। इज दैट क्लियर? ओके। यूनिट की बात करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट कितनी होगी? चार्ज की कितनी होती है? कूलम। और डिस्टेंस की कितनी होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर। ओके, तो ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम मानते हैं डायपोल की वजह से हमें फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मुझे पता है क्या क्वेश्चन है वो। आप ये सोच रहे हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं हमारे इक्वल बट ऑपोजिट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ ये है, अगर हम जो डायपोल का नेट चार्ज निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? नेट चार्ज कितना होगा? 0।
बिकॉज दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। तो हमें पता है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और जो हमें टोटल चार्ज निकालना होता है तो हम ऐड कर देते हैं इंडिविजुअल चार्जेस को, ठीक है। तो नेट चार्ज यहाँ पे 0 आएगा बिकॉज दिस इज इक्वल बट ऑपोजिट है। अब क्वेश्चन ये आता है जब हमारा चार्ज 0 हो गया नेट चार्ज, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? उस कंडीशन में अगर नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों नहीं होता है यहाँ पे? द चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। हमारे दोनों चार्जेस के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो अलग होगा, क्योंकि दोनों के जो फील्ड का इफेक्ट है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। 0 कब होता है? जब वो इक्वल होता है एकदम, बट ये अलग जनरेट कर रहा है और ये अलग जनरेट कर रहा है, इसलिए ये 0 नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब इसका डेरिवेशन करेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप वहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर वो 0 होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे हम, डेरिवेशन निकालेंगे, उससे वैल्यू 0 आ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो फाइंड आउट करते हैं। चुके हैं P इज इक्वल्स टू 2QD। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना, ये हमारा आगे यूज होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे डायपोल का, वो दो कंडीशन में निकल सकता है। एक पॉइंट ऐसे हो सकता है कि वो हमारी पैरेलल हो, एक्सिस पे ही हो, मतलब ये हमारा डायपोल है और इसी के अलोंग हो, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो ये क्या होगा? पॉइंट ऑन एक्सिस हो सकता है। एक पॉइंट क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इस तरह से ये हमारा डायपोल है, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल पोजीशन में हो, तो उस कंडीशन में हमारे दोनों कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, लेट अस कंसीडर वी हैव अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस प्लस q एंड माइनस q। लेट द डिस्टेंस ऑफ चार्जेस इज 2d, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 2d। लेट देयर इज अ पॉइंट P at r distance from the midpoint of the dipole। डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक क्या है? हमारा पॉइंट P है, एट विच वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, ये आर हमने मिड पॉइंट से ही क्यों लिया है? हम इस आर को यहाँ से भी तो ले सकते थे और इसके लिए जो डिस्टेंस थी वो r प्लस 2d हो जाती, या फिर हम यहाँ से ले लेते और जो प्लस q के लिए डिस्टेंस है वो r माइनस 2d हो जाती, लेकिन हम मिड पॉइंट से ही क्यों ले रहे हैं? देखो इसका आंसर क्या होता है? बैलेंस के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो मीन होना चाहिए ना, ताकि वो हर कंडीशन में वैलिड हो, इसके लिए भी और इसके लिए भी वैलिड हो। तो इसको लेने का रीजन ये है क्योंकि आपका ये चार्ज कितना है? माइनस क्यू, ये क्या है? प्लस क्यू। तो दोनों क्या है? सेम चार्ज है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये दोनों पर सेम इफेक्ट करेंगे। तो जब हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं ना, ये क्या जाती है? बैलेंस कंडीशन आ जाती है चार्जेस की, मीन कंडीशन आ जाएगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बैलेंस में होगा, इसलिए हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम, so distance from plus q charge to point P is r minus d and this distance is r plus d। ओके, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले मैं आपको डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताती हूँ। जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है हमेशा, ठीक है। डायपोल मूवमेंट की किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, हमेशा याद रखना ये बात, ठीक है। और जिधर जिसका इफेक्ट ज़्यादा होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटवर्ड होगी, और वही नेगेटिव फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? E प्लस क्यू, ओके। और माइनस की वजह से ये हो जाएगी E माइनस क्यू। बट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। कौन सी है? डायरेक्शन टुवर्ड्स द प्लस ई क्यू। प्लस ई क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? दोनों अपोजिट है, तो ई प्लस क्यू माइनस ई क्यू, ठीक है। तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं हम पहले। E इज इक्वल्स टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ये वैल्यू आ जाएगी? नहीं आ जाएगी?
क्योंकि फाइनल डायरेक्शन तो इधर ही है ना, तो जो बड़ा जिधर डायरेक्शन है तो उसमें से ऑपोजिट डायरेक्शन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी को याद है? बताओगे आप मुझे क्या होता है? हाँ, क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ चार्ज कितना है? प्लस क्यू। देखो यहाँ पे आपको प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं लेना है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस डी स्क्वायर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये था प्लस क्यू की वजह से और ये है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस डी स्क्वायर। मैंने भी क्या बताया था? चार्ज का सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, उसकी डायरेक्शन नहीं लेनी है। ओके, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हमें नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। सो ई की वैल्यू कितनी होगी? ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। इस वैल्यू को रखेंगे हम तो क्या आ जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो हम इतना इसको कॉमन ले सकते हैं, ये जो टर्म है दोनों में पूरी कॉमन है ना पूरी तरह से। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा? 1/r माइनस डी स्क्वायर माइनस 1/r प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ से इसको कॉमन लेके। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसको मैथमेटिकली जिस तरह से हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं इस तरह से सोल्व करना है इसको पूरे को। ठीक है, और नेट रिजल्टेंट निकाल लेना है। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप? देखो सिंपल, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम कितना आ जाएगा? आर माइनस डी स्क्वायर इंटू आर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या बचेगा? देखो ये कैंसिल होके ये टर्म आ जाएगी इधर, तो इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर में खोल रही हूँ तो क्या जाएगा? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd। नेगेटिव साइन है यहाँ पे, क्या जाएगा? माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यह आएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2rd हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज कैंसिल हो गई, क्या बना? 4rd। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आई? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rd को 2 इंटू 2rd लिख सकते हैं, अपॉन देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन रहा है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर से इसका होल स्क्वायर भी हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, 2rd क्या है हमारे? देखो यहाँ से 2rd, सॉरी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ई को लिख लेंगे हम 2r अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख दिया हमने? 2 क्यू यहाँ पे चला गया क्यू डी अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आर माइनस डी वैल्यू है और आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डायपोल एंड द पॉइंट पी। डिस्टेंस आर इज वेरी लार्जर टू डी। ठीक है, आर जो है डी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस रखी हुई है हमने, और ये क्या है? बहुत बड़ी डिस्टेंस, तो इसलिए हम क्या करेंगे? लीव डी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं जो हमारी स्मॉल वैल्यू होती है। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि एक तो इसका स्क्वायर हो रहा है, जब आप इसको दोबारा स्क्वायर करोगे ठीक है तो ये क्या होगा? और छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है और स्मॉल हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये क्या हो गया? r रेज़ टू पावर 4, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, एक स्क्वायर यहाँ पे है 4 होगी पावर, आर की पावर यहाँ पे कितनी बची? 3। तो ई कितना हुआ? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू, देखो 2qd किसकी वैल्यू है? पी की वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो हम इसको पी लिख सकते हैं, पी अपॉन आर क्यू। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल ऑन द एक्सिस। ठीक है, डायपोल की वजह से एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमारा क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या देखा? क्योंकि हमारे दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है जिनका नेट चार्ज जो है 0 है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। ओके,
नेक्स्ट आगे करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विलैटरल परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, सो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? लेट अस कंसीडर वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम यही कंडीशन होनी है, ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 2d, let there is a point P at the distance r to the perpendicular point at the equilateral of dipole at the r distance from the center। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हमारा डाइपोल है, इससे r डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट P है, at which we will find out the value of electric field। ये क्या है? डिस्टेंस r। ओके, अब देखो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू की वजह से चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, पहले हम प्लस क्यू लेते हैं, तो ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ठीक है, अब क्यू अपॉन आर यानी हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज ये है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा एक एंगल पे। ठीक है भाई, ठीक है, एक एंगल, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए क्या होगा? स्प्लिट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो इसके कंपोनेंट किस तरह से होंगे? इस तरह से हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? दिस इज द एंगल थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ई प्लस क्यू साइन थीटा। ओके, सो ये डिस्टेंस कितनी होगी? देखो ये कैसा बन रहा है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? डी, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? आर। आर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा? ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस निकालते हैं चार्ज, तो क्यों ही आएगा। अब देखो इसकी डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? इस तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं आउटवर्ड, लेकिन नेगेटिव चार्ज में क्या होगी? इनवर्ड, तो इस तरह से आ जाएगी ई माइनस क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट डी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस आर है। बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज ई माइनस क्यू। अब देखो ये फिर से एक एंगल पर है, तो क्या होगा? ई माइनस क्यू भी तो दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा भाई, ये इस तरह से है, तो एक कंपोनेंट तो इसका ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा इसका? ऐसे नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जिस तरफ हमारी डायरेक्शन होगी ना, जिस तरफ हमारा वेक्टर होगा उसी तरफ तो होगा उसका कंपोनेंट, उसी को तो वो दोनों कवर करेंगे ना, उसके साथ ही तो होंगे। अलोंग टू वेक्टर होगा ना, ऐसे थोड़ी है वेक्टर इधर जा रहा है और कंपोनेंट आपका इधर चला जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा। ओके, तो देखो ये कैसे होगा? ये ऐसे हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन ई माइनस क्यू साइन थीटा। समझ आ गया ना आपको फिगर किस तरह से ड्रॉ हुई है? क्योंकि ये एंगल क्या है? थीटा, यहाँ से। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी डिस्टेंस की? आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन थीटा कॉस थीटा भी आ रहा है। ये जो कॉम्पोनेंट है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करेंगे। कैसे? देखो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? अब हम इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको। देखो ये तो है हमारा प्लस क्यू, ठीक है, ये ई प्लस क्यू है, और ये है हमारा ई माइनस क्यू। ठीक है,
इसका जो कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट या ऐसे आ रहे हैं ना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एंड इसी लाइन के अलोंग आ रहा है हमारा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एक तो ये है ई प्लस क्यू साइन थीटा एंड वन इज दिस ई माइनस क्यू साइन थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा ये चीज, ई प्लस क्यू क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू चार्जेस दोनों के सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो दोनों के सेम होंगे। क्यों होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के सेम, देखो जो हमारी ये वाली कंडीशन थी इसमें सेम नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रही थी हमारे पॉइंट पी की, प्लस क्यू से डिस्टेंस डिफरेंट थी और माइनस क्यू से डिस्टेंस डिफरेंट थी। बट यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट की डिस्टेंस हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस से सेम है डिस्टेंस, तो क्या होगा, इसलिए दोनों चार्जेस की वजह से जो पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सेम रहेगा। ये भी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस जनरेट कर रहे हैं हमारे वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो नेट जो हो जाएगा ना इसका वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर, आपको अच्छे से समझ आया है ना। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये क्या एंगल थीटा, ये भी थीटा है। आप यहाँ पे एंगल अपना यूज करो ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना फॉर्मूला, बेस कितना है डी, हाइपोटेनस कितना है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, डी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे अपनी सारी और ई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप्स को सारे ध्यान से देखना है। एक एक चीज आपने जो फिगर ड्रॉ की है वो क्यों की है, कैसे की है, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस ड्रॉ करने में ना अपनी फिगर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को नहीं ड्रॉ कर पाते, तो फिर आप को तो रटना ही पड़ेगा ना। डेरिवेशन रटने की चीज नहीं होती है, कोई भी न्यूमेरिकल रटने की चीज नहीं है फिजिक्स में, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको आपके कॉन्सेप्ट आते हैं ना तो आपके लिए फिजिक्स इजी हो जाती है, वरना आपको फिजिक्स से टफ कोई सब्जेक्ट नहीं लगता है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, तो फॉलो जरूर करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर हम दोनों से इसको कॉमन ले लेंगे। तो ई की वैल्यू कितनी आई है, प्लस क्यू की वजह से कहाँ है, माइनस क्यू की वजह से ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, सो ई की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, नहीं इंटू डी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे पावर कितनी है 1 + 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 है और ये स्क्वायर रूट हो रहा है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 3/2। ये रूल तो आपको आता होगा ना, किस तरह से ऐड किए मैंने पावर, मल्टीप्लाई में जब हमारी सेम टर्म होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, नाउ अगेन द कंडीशन इज आर इज वेरी लार्जर देन डी, आर की वैल्यू क्या है डी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू है इसका फिर से स्क्वायर होगा तो ये और छोटी हो जाएगी, तो इसके लिए हम इसको छोड़ देंगे। सो लीव डी बिकॉज डी इज वेरी स्मॉल देन आर। सो ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qd किसकी वैल्यू है, पी की, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, पी अपॉन
आर स्क्वायर है ये, देखो ये आर स्क्वायर है, इसकी पावर है 3/2, तो 2 × 3/2 कितनी बचेगी 3 अपॉन आर क्यूब, क्योंकि डी स्क्वायर तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं क्योंकि ये बहुत छोटी टर्म है। तो देखो एट द इक्विलैटरल पॉइंट एट द परपेंडिकुलर पोजीशन हमारी जो ई की वैल्यू होगी वो ये होगी, और एक्सिस पे कितनी आई थी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, यानी कि एक्सिस पे जो हमारी ई की वैल्यू होती है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्विलैटरल पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 हो रहा है और ये सिंगल है, ठीक है। अब देखो यार डायरेक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर आ रही है। इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है ये इधर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों अपोजिट है, तो इसलिए जो फील्ड की जो नेट डायरेक्शन हो जाएगी ना वो नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यहाँ सिर्फ आपको नेगेटिव साइन डायरेक्शन के बारे में बता रहा है और इसका कोई यूज़ नहीं है इस फॉर्मूले में। डायरेक्शन मतलब ये बता रहा है कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। क्लियर है, समझ आ गया आपको। तो यहाँ हमने दोनों डेरिवेशन में हमने क्या देखा कि भले ही हमारा नेट चार्ज 0 हो, बट डायपोल की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। क्लियर है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक करो। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे एक नई वीडियो के साथ। मैं हर संडे को क्लास 12th के लिए वीडियो लेके आती हूँ फिजिक्स की एट 11:30 AM। तो टाइम याद रखिएगा, टाइम मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।